कुदरत ने हमें कुछ ऐसी नेमतों से नवाजा है जो हम कभी खुद पैदा या बना नहीं पाएंगे। इनमें से एक है हमारे पहाड़ और नदियां। ये न सिर्फ हमारी कुदरत के संतुलन बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी अहम है और इनका इस तरह बेशकीमती होना इन पर संकट की वजह बन गया है। खनन माफिया ने इन पर इस तरह कुल्हाड़ी और फावड़े चलाए कि अब ये इसे पाने के लिए किसी की जान लेने की हद तक पहुंच चुके हैं। ताजा मामला है भीलवाड़ा का, जहां माफिया ने बजरी से भरे ट्रैक्टर से एक कर्मचारी को कुचल दिया। एसडीएम का ये वाहन चालक इस ट्रैक्टर चालक को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने उस पर ट्रैक्टर दौड़ा दिया। सरकार बजरी माफियाओं के चंगुल में किस तरीके से काम करती है, इसका नजारा कल जहाजपुर के भीलवाड़ा में देखने को मिला है कि जहां एसडीएम के ड्राइवर को कुचल के संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ये सामान्य वारदात नहीं है और किसी जिम्मेवार गृह मंत्री उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। अब ये तय करना है कि इस्तीफा लेते हैं कि देते हैं। ये बड़ा दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो मैं समझता हूं समाज में एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता है। विपक्ष का काम तो इस्तीफा मांगने का है, लेकिन हमारा काम है कि हम संजीदगी से, संवेदनशीलता से लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। ये कोई पहली घटना नहीं है। बजरी माफिया का यह खूनी इतिहास कई दशक पुराना है। कभी ये नदियों के आंचल को बजरी के लालच में कुरेदता है तो कभी ये पत्थरों की चाहत में पहाड़ों का सीना चीरता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। वजह पर नजर डालने की कोशिश करें तो कोई एक वजह निकलकर सामने नहीं आती। यहाँ लालच, कमीशन और खौफ का ऐसा गठजोड़ है जो इनको अकूत ताकत देता है। कोई सरकारी नुमाइंदा कुछ करने की कोशिश भी करता है तो उसको अंजाम भुगत लेने की धमकी खुलेआम दी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इस बजरी माफिया की जद में सिर्फ राजस्थान ही है। देश का हर वो राज्य गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की, लगभग हर राज्य इस खनन माफिया से परेशान है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस बजरी माफिया पर काबू करने के सिलसिले में साल 2017 में बजरी खनन पर रोक लगा चुका है, लेकिन सुप्रीम ऑर्डर का भी कोई असर इस माफिया पर नजर नहीं आ रहा। जरूरत इस बात की है कि सरकार सख्त हो, प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त हो और कार्रवाई तुरंत हो, ताकि कुदरत का ये अनमोल खजाना हम आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाकर नहीं तो कम से कम जितना बचा है उतना ही दे सकें। जन टीवी के लिए जयपुर से प्रभात की रिपोर्ट।
नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करिए राजस्थान में बजरी माफियाओं का आखिर दुस्साहस बढ़ कैसे रहा है। आपने मजमून देखा हमारा, साल भर में कितनी घटनाएं हुई, इससे पहले की क्या घटनाएं रही, और ये पहली मरतबा ऐसा नहीं है कि बजरी माफियाओं का दुस्साहस इस कदर बढ़ रहा हो। सरकार कोई भी हो, लेकिन ये बेखौफ है। आखिर वजह क्या है? चर्चा करना चाहेंगे। किनका संरक्षण है? बिना संरक्षण ऐसा कुछ नहीं हो सकता। या कहीं ऐसी तो नहीं है कि घूसखोरी इस कदर बढ़ चुकी है कि हम पर इस तरह से हावी सिस्टम जो हमारा वो फेल होता जा रहा है, और ये इनका दुस्साहस इस कदर बढ़ता जा रहा है कि किसी को भी रौंद सकते हैं, किसी को गोली मार सकते हैं, किसी के भी हथियार छीन सकते हैं, कहीं भी पथराव कर सकते हैं। ये आए दिन की घटना है। तो यही आज हमारा मजमून है। जो आप हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हरिमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो वाकया जहाजपुर में हुआ, ये तो चलिए एक चर्चा का माध्यम बन गया, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि अगर कोई गार्ड रोकने के लिए जाता है तो बजरी माफिया धक्का मुक्की उनके साथ बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं, और कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं घूसखोरी की भी। किस तरह से देखा जाए इसे? ये केवल बात बजरी की नहीं है, और भी जगह कहीं इलीगल क्रैशर चल रहे हैं, कहीं पे पत्थरों का खनन हो रहा है, लेकिन बेखौफ। कब रुकेगा ये? योगेंद्र जी, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। ये प्रजातंत्र के स्वाद हैं जो सबको चखने पड़ेंगे। आप देखिए कि टोंक में भी पहले इस तरह की बात हो गई है। अब आप देखो, बजरी माफिया जितने भी हैं, ये किसी न किसी के संरक्षण में है। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये वारदातें नहीं हो सकती। चाहे वो वहां के रहने वाले लोग हों, जैसे टोंक में एक बार हुआ था कि पब्लिक ने ही पुलिस को घेर लिया, वो जा रहे थे ट्रैक्टर के पीछे, ट्रैक्टर ही उनको नहीं पकड़ने दिया। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो माफिया हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल संरक्षण देने वाले हैं। और जब तक ये पॉलिटिकल संरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक ये चीज चलती आएगी। आप बताओ कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बंद की है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ये नहीं गया कि साहब ये खोल दो। जैसा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वैसे ही करते हैं, जबकि इस चीज से कितनी परेशानी हो रही है, कितनी मौतें हो गई हैं, कितना पैसा लोग इलीगल पैसा कमा रहे हैं, पुलिस वाले कितने ट्रैप हो चुके हैं, उनसे पैसा वसूल कर लिया गया है। आपको ये बताऊंगा कि उससे पहले धौलपुर में भी ऐसा हुआ, मोहनपुरा में, कि कलेक्टर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक करके पुलिस वालों को पकड़ के दिए कि ले जाओ भाई इसको। अब वो ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा ही नहीं पाए, उनको वहां पब्लिक इकट्ठी हो गई, 8-10 जने, उन्होंने उनको ठोका। आप देखिए क्या स्थिति है। आपको धौलपुर के बजरी का मामला खेल का पता होगा कि पीएचक्यू ने उनको कह दिया कि नाके हटा दिए जाएं, लेकिन पीएचक्यू के कहने के बाद भी न तो एसपी ने नाके हटाए, जो वहां डीवाईएसपी थे उनका आपस में लड़ाई झगड़ा। देखिए क्या स्थिति पैदा होगी कि पीएचक्यू ने जांच करवाई तो नाके लगे हुए हैं, इलीगल पैसा लिया जा रहा है, और उसके बाद में फिर वो डीवाईएसपी को वहां से हटाया, पीएचक्यू अटैच किया गया, एसपी को भी कोई नोटिस दिए गए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये क्यों होता है। हमारे मुख्यमंत्री ने एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफसर जो है जूनियर से पैसे लेते हैं, और वह जेब से कहां से लाके देगा, वो जनता से वसूलेगा। जब पुलिस के अंदर ही इस चीज को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो ये हर विभाग में है ये बीमारी। आप ये मत समझो कि ये बीमारी पुलिस में। अब बताओ आप। नहीं, बात यहां बजरी खनन की अगर हम करें तो मुश्किल है। वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस चाहे तो इस पे इनका जो दुस्साहस इसे तोड़ा जा सके। हाँ, क्यों नहीं योगेंद्र जी, तोड़ा क्यों नहीं जा सके। लेकिन आप बताइए कि एसडीएम एक ड्राइवर को लेके ट्रैक्टर का पीछा कर रहा है, अब गाड़ी नहीं जा पाई तो दौड़ के कर रहे हैं। ऐसे मैंने सिंसियर तो कर्मचारी देखे ही नहीं। ऐसा क्या भाग रहा था उस ट्रैक्टर ट्रॉली में कि एसडीएम भी भाग रहा है, ड्राइवर भी भाग रहा है, और जाने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। अब जब वो हड़बड़ा गया, आप देखिए हालत देखिए कि ये एसडीएम करना क्या चाह रहे थे उस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक करके। क्या उसको पुलिस के पकड़ाते? कहां से पकड़ते? उनके पास ड्राइवर एक, खुद अकेले। इस प्रकार की क्रियाएं ये बताती है
कि ये भी चलते रास्ते कोई कटिंग के चक्कर में थे, और कटिंग तो हुई नहीं और वो ड्राइवर मारा गया। आप समझ रहे हैं, जब किसी के पीछे इस तरह से पुलिस की जीमें या प्रशासन की जीमें दौड़ती है तो हक्का बक्का हो जाता है, ड्राइवर लेके गाड़ियों को दौड़ता है। तो एसडीएम को भी चाहिए था कि भाग गया तो भाग गया, कोई बात नहीं, पुलिस को सूचना दे। अब यही तो पुलिस हो रहे हैं, यही न्यायाधीश हो गए और यही सारा काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ? एक ड्राइवर की जान चली गई। इस तरह से कई बार हो चुका है। जोशी साहब, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का आपको ध्यान होगा, एक आईपीएस अफसर को किस तरह से कुचल दिया गया था वहां पे, और वह भी इसी तरह से माफियाओं का ही खेल था। बाकायदा उन्हें रौन दिया गया और उसके बाद में बस जांचें चलती रही, सब फाइल ऐसे ही बस्तों में पैक होती रही। ये सब चीजें बहुत नई नहीं है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका अगर जिक्र करना चाहें, कई राज्य ऐसे हैं, कई नहीं कर सकता मैं, तो मुझे लगता है कि इलीगल माइनिंग शायद देश के सभी राज्यों में नासूर की तरह पांव फंसाती जा रही है। मैं मदन राठौर साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे जी की, उस वक्त काफी तूफान की तरह ये मामले सामने आए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई, विधानसभा में काफी बार चर्चाएं हुई इसको लेकर के, कई मरतबा ये भी हुआ, लेकिन बड़ी लाचारी सामने आती थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ नहीं किया जा सकता, सब जुडिस है मामला। सब जुडिस तो है, लेकिन इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कोई तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसकी दो बातें हो पा रही। एक तो निश्चित रूप से मकान बनाना है आपको, तो आपको बजरी सीमेंट के साथ में जरूरत होगी। ऐसा कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। कहा जाता है कि क्रैशर डस्ट को आप काम लीजिए, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हो पा रही, इस वजह से लोग ले भी नहीं रहे हैं। ऐसे में इलीगल माइनिंग होती है। इलीगल माइनिंग में भी आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 100% प्योर बजरी किसी को नहीं मिल पा रही है। कितना ही बड़ा तुर्रम खाओ, किसी को नहीं मिल पा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े स्पान्स में आपके ब्रिज बन रहे हैं, ओरिजिनल ब्रिज बजरी मिल पा रही है। कोई मैं चुनौती देता हूं आपके जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनको, अगर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल रूम में उसको फिट करके बता दे तो उसमें डस्ट आ रही है साथ में मिक्स करके, बजरी में रेता मिलाया जा रहा है। ये बिल्कुल देखते हैं, 2 ट्रक बजरी लेकर के आते हैं, एक में बूढ़ा मिलाते हैं और उसको मिक्स करके दे देते हैं, क्योंकि आनंद फानन में आपको बजरी लेनी है। तो दोहरा पिट रहा आज एक ग्राहक। ये सही कह रहे हैं जोशी साहब, एक सुप्रीम कोर्ट को लॉजिकली बताना चाहिए कि ये घटनाक्रम इस तरह से है। अगर बजरी लिमिट तय करिए कि इतना डीप में आप नहीं लेके जा सकते, बनास को जिस तरह से खोखला करके रख दिया, लेकिन एक सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे में आदमी को ये देखता है कि बजरी की ट्रोगी जितने में आ रही है बना दे दीजिए मुझे, एक बार मकान तो एक ही बार बनाना है, बाद में देखेंगे जो होगा। तो इसका कोई तोड़ है? आपके समय भी आरोप लगते रहे और वही स्थितियां आज भी हैं। आरोप लगते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये चल नहीं सकता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश जारी किए थे कि बजरी बनाई जाए कारखानों में, यानी क्रशर जो होता है उसमें 7 नंबर का जो पाउडर निकलता है उसको बजरी के रूप में काम में लिया जाना चाहिए। ये इस प्रकार के निर्देश जारी किए हुए हैं। और कई देशों में जहां पर बजरी नहीं है वहां पर कारखानों में बजरी तैयार की जाती है, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए ये बजरी जो नदी की बजरी है वो सस्ती पड़ती है, इसलिए आम नागरिक यही सोचता है कि कमाई कर लें इसमें मैं सोचता हूं कि सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, इतनी सरल नीति बनानी चाहिए कि जिसमें फिर किसी को भी अवैध खनन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब बार बार अपन हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो नीतियां बनाती थी, कोर्ट में भेज देते थे, कोर्ट में वो खारिज हो जाती थी और नीतियां स्वीकार नहीं होती थी और फिर से स्टे मिल जाता था, यानी वो रोक लग जाती थी, वो स्वीकृत नहीं होती थी। तो मैं सोचता हूं कि अधिकारी स्तर पर इसमें बैठ करके ऐसा जिसमें कमी नहीं रहे, यानी आप जब आपके पास में जजेज हैं, आपके पास सलाहकार हैं, आपने अपॉइंट कर रखे हैं इसमें जो सेशन जज स्तर के और हाईकोर्ट के जज स्तर के अधिकारी आपके पास में नियुक्त किए हैं, चाहे विधानसभा में नियुक्त किए हुए हैं या सचिवालय में भी ऐसे पोस्ट दी हुई है, तो उन सबके साथ में बैठ करके, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में बैठ करके और ऐसी नीतियां बनाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट में फेल नहीं हो, वो पास हो जाए, स्वीकृत हो जाए, ताकि आम नागरिक को इससे राहत मिले। जहां तक बजरी अवैध माफिया की, बजरी नहीं है, मैं कई प्रकार की बात करूंगा। आप देखिए कि बंसी पहाड़पुर में यानी नियमित रूप से अवैध खनन हो रहा है। बंसी पहाड़पुर में वहां अधिकारी की नियुक्ति होती है तो उसमें बड़े बड़े पैकेज हैं, बड़े पैकेज देकर के, और वहां कोई एसडीएम लगता है या कोई अधिकारी लगता है, यानी किस प्रकार से ये सबको पता है। आज मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अभी जोशी जी ने जो बात कही, योगेंद्र जी ने, कि मुख्यमंत्री ने खुद ने यदि ये बात पुलिस अधिकारियों के सामने ये बात कह दी
मैं सोचता हूं कि हालांकि उन्होंने तो टोकने के लिए, डांटने के लिए, समझाने के लिए कि भविष्य में ऐसा नहीं करें, इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये बात कितनी, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कोई सामान्य बात नहीं है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कहे, है ना। विचार करने की जरूरत है। तो फिर हमारे पास में अपने ऐसे कठोर नीतियां क्यों बनाई गई? ऐसी कड़ी नीतियां नहीं बनाना चाहिए, उसको सरलीकरण करना चाहिए। जैसे ये तय हुआ कि आपके खेत के अंदर आपकी और खुद की भूमि है, और उस भूमि के अंदर यदि बजरी है तो उसको उसी को खान आवंटित की जा सकती है। उसको सरलीकरण करना चाहिए, मैं ये सोचता हूं। दूसरा, अवैध खनन जहां कहीं भी हो रहा है तो उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अभी मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा जो जहाजपुर में घटना हुई आज, जिसमें जोशी जी कह रहे थे, मैं तो देखिए वो दिवंगत आत्मा है, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो ये सोचता हूं इस समय इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से तो यही कहूंगा कि वो शहीद हुआ, वो शहीद हुआ, बजरी माफिया को रोकने के चक्कर में शहीद हुआ। क्योंकि आज मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा कि क्यों रोक रहे थे, राठौर साहब, बात यह है कि अगर संरक्षण किसी का भी हो सकता है, राजनीतिक संरक्षण हो, पुलिस का संरक्षण हो, मीडिया का संरक्षण हो या अधिकारियों का संरक्षण हो, ये तो तय मान के चलना चाहिए हमें कि बेखौफ अगर कोई होता है तो उसका दुस्साहस, देखिए दुस्साहस तभी होता है कि जब उसे कोई ना कोई एक रास्ता दिखाई देता हो कि हाँ किसकी परवाह करनी है। बहुत बार ऐसा होता है और अभी पहली मर्तबा नहीं है। चलिए, तो ये घटना है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे बनास के अंदर एक बार बजरी रोक दी जाती है, दूसरी बार उसको खनन करने की अनुमति दे दी जाती है, इलीगल तरीके से होती है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी अगर उस ड्राइवर की शहादत मानिए कि जिसने जो भी हुआ होगा कि एक हम ये, चलिए तो जोशी साहब कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी हो सकता है कि जब वो आ रहे थे एसडीएम, उन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, उसके बाद वो भगाता चला गया, उसके पीछे दौड़े कि चलिए ट्रैक्टर कहां तक जाएगा, इसको रोकना है। हो सकता है दोबारा वो मैसेज करके उसको पकड़वाते, जो भी करते, लेकिन उससे पहले ही घटना दूसरी तरह की हो गई। मैं हरिमोहन जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार जी। अभी आपने मदन राठौड़ साहब को भी सुना, लेकिन ये घटना पहली बार नहीं है ऐसी। हर सरकार के अंदर बजरी माफियाओं के जिक्र हमेशा होते हैं। तो हम जब सरकार में होते हैं तो पहलू अलग होते हैं, और जैसे ही हम अपोजिशन में होते हैं तो एक मुद्दा होता है बजरी माफियाओं का बेखौफ खनन करना, खनन माफियाओं का इस तरह से हरकतें करना, प्रशासन लाचार, ये आम आरोप होते हैं। लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो फिर उसमें हम गलियां निकालते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से ऐसे थे। वो कभी भी होगा, कोई भी होगा, लेकिन इस दुस्साहस को कभी तो तोड़ना होगा। राठौड़ साहब, जोशी साहब और योगेंद्र जी, ये एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई राजस्थान में कि जिसका कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा, चाहते हुए भी विकल्प नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो परिस्थितियां बनी, चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे गहलोत साहब की सरकार हो, लगातार तारीख पेशियों पर सरकारें अपने जो तरीके हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखती रही है। सुप्रीम कोर्ट उनको एग्री नहीं कर पा रहा है। इनके क्या कारण है ये तो मैं नहीं बता पा सकता, लेकिन लगातार हर सरकार ने प्रयास किया है, क्योंकि ये व्यापक समस्या है जो जनता से, हर आदमी से जुड़ी हुई है। सारे विकास काम ठप, व्यक्तिगत मकान बनाना ठप, उसके बिना काम चलता नहीं है, और बजरी उनको आवश्यकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा निवेदन ये था कि कोई भी सरकारें हो, मैं किसी को दोष देने की बात नहीं करता, लेकिन ये कटु सत्य है योगेंद्र जी कि इसमें सारे इस बजरी माफिया के मामले में प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो खनिज विभाग के हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे तहसीलदार हों, चाहे एसडीओ हों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के सामंजस्य बिठाकर दोनों ही अपनी राजनीतिक विचारधारा के लोग, उन लोगों से सामंजस्य बिठाकर इस अभियान को गति देते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं सार्वजनिक रूप से। व्यवहारिक रूप से आप देखिए कि जिस प्रकार के हालात हो गए, एक ट्रैक्टर बजरी का हमको 1000 रुपए 1200 रुपए में मिलता था, 1500 में, आज वो ट्रैक्टर 15,000 12,000, जो 5,000 का ट्रक हमको जो मिलता था वो आज 30,000 40,000 50,000। और जो ये कॉस्टिंग है ना, जहां से वो बजरी निकलती है वहां से इसकी कॉस्टिंग चालू होती है, चाहे वो माइंस के कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो तहसील के हों, चाहे राजनेताओं का समर्थन हो,
इस प्रकार एक पूरी की पूरी गैंग इस बजरी माफिया की पूरे राजस्थान में नहीं अन्य प्रांतों में भी बनी हुई है। और इसीलिए वेदना के स्वर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे थे कि एक ऐसी लाइलाज समस्या है जिसका न कोई विकल्प दिख रहा है, न कोई रास्ता दिख रहा है। और ये अभियान लगातार लोगों को, जो माफिया ग्रुप से जुड़े हुए सारे लोग हैं, उनसे मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ही राजनीतिक विचारधारा के हैं। आज तो ये भी हो गया। मोहन जी पे एक बात कहना चाहूंगा, शर्मा साहब एक बात कहना चाहूंगा, राजस्थान में बजरी खनन इलीगल नहीं है। इलीगल वहां पे है नाले नदी, उसके अंदर अगर आवंटित किसी का खेत है उसके अंदर अगर बजरी है आप उसमें करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल नदी नालों को बचाने के लिए प्रकृति नष्ट न हो, इस वजह से इतनी डेप्थ चली गई कि जेसीबी से बाकायदा नीचे तक जाकर के और फिर बजरी खनन हो रहा। कल को कोई घटना होगी, कोई और दूसरे कारण बन सकते हैं। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया ये। अगर ये सरकारों के ध्यान में आई होगी, सरकारें अगर कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डंडा नहीं चलता। ये तभी चलाना पड़ा जब प्रशासन पूरी तरह से लाचार दिखाई दे कि अब कोई रास्ता नहीं है। प्रकृति प्रेमी गई वहां पे। आज भी खेतों से करिए, लेकिन उसका क्या है, खेत से लीगल तरीके से अगर कोई बजरी निकाल करके लेके आ रहा है, डंडा जब सामने पुलिस का दिखता है, प्रशासन का दिखता है, तो सिर्फ सभी को अगर सही को लेके आ रहा है तो वो भी ये दिखता है कि ये माफिया था, ये गलत तरीके से लेकर के आ रहा है। तो ये तो क्राइटेरिया फिक्स करना होगा सरकारों को कि ये सही है तो इसको गलत क्यों ठहराया जा रहा है, और गलत हो तो उसको सही क्यों ठहराया जा रहा है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, बहुत बहस देखी है राजस्थान की विधानसभा में, सरकार चाहे अशोक गहलोत की हो चाहे वसुंधरा राजे की हो, आपने बहुत देखा होगा, और एक दूसरे पर जम के आरोप भी लगा है और साफ साफ कहा कि सरकार के संरक्षण में माफिया पनप रहे हैं। वर्तमान सरकार में भी अभी ने तो असेंबली सेशन आ जाने दीजिए, अगर ऑनलाइन भी चलेगा तो ऑनलाइन ये सारे आरोप लगेंगे, और वसुंधरा जी के टाइम पे भी इसी तरह से आरोप लगे। नजरिया बदल रहा है इस वक्त, मैं कहने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है इस वक्त कहने में, केवल चेहरे बदले हैं, दुस्साहस वही कायम है अभी भी। आपको लग रहा है कि आम जन इस तरह से ठगा जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, मैंने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना कि जो स्थितियां बनी है, जो आप तो पुलिस वीसी की बात कर रहे हो, विधानसभा में ओपन जब बहस हो रही थी, कहा था, आरोप लगे थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पर, सीधे सीधे आरोप मुख्यमंत्री ने लगाए थे कि किस तरह से माफिया पनपा था उनके राज में। और मेरे को आपको ध्यान आ रहा हो कि कैलाश मेघवाल जब वसुंधरा जी ने शुरुआत में खान मंत्री बनाया था, उनको हटाया क्यों? मदन जी को पता है अंदर की बात, वो बता सकते हैं कि उनको खान मंत्री क्यों हटा दिया गया था। एक अंदर से समझौता हुआ था और उनको पता पड़ रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला था, छोटे अमाउंट में समझौता गया, उनको हटाया गया और विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये बात सही है कि देखिएगा, जो बजरी माफिया है वो बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है, और इन राजनेताओं को खरीदने में कोई उनको दुर्गार नहीं होती, वो केंद्र तक को खरीद लेता है। अब देखिए, अगर राजस्थान ही नहीं है, मध्य प्रदेश नोएडा में जो घटना हुई थी, एक आईएएस थी जो एसडीओ थी, उसने प्रभावी कार्रवाई की थी, उस माफिया ने हटा दिया था उसको। ऐसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में आज नहीं और भी कई घटना हुई है। डीएसपी ने, देश का शायद ऐसा कोई राज्य होगा जिसके अंदर इलीगल माइनिंग नहीं होती होगी, क्योंकि इसमें कमाई इतनी व्यापक पैमाने पर होती है। प्रति माह करोड़ों का मामला, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का मामला होता है। तो आप देखिएगा नेताओं खरीदने में तो बहुत ज्यादा लगती नहीं दिक्कत, तो केंद्र का भी खरीद लेंगे, यहाँ का भी खरीद लेंगे। यहाँ तक देखिएगा, मेरे को कहा कि किसी ने कहा कि मनीष भंडारी आप हाईकोर्ट जज हुआ करते थे, उनको हटवा दिया, बताते इन्होंने माफियाओं ने उनको यहाँ से राजस्थान छोड़ के उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि देखिएगा कि जजेस भी कुछ करने की स्थिति में कई बार नहीं आते, वो हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। आपको यहाँ खोल करके हम कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि इस अर्थतंत्र ने सारे तंत्रों को बिगाड़ के रख दिया है। आप देखिएगा कि डीजी हाथ पे हाथ बांध के बैठा है, वो कहता है हम कुछ कर नहीं पाते। भाई डीजी क्यों बने हो? आपको किसने बैठाया डीजी पर? आपको ये कहने के लिए नहीं बैठाया कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर डीएसपी एसपी पे कहता है कि साहब ऊपर तक मामला है, ये तो और ऊपर तक मामला जाता है, तो शर्म आती है इस शासन को चलाने वालों के ऊपर। उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होती नहीं है। अब खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो एक एक ट्रक पर 56,000 रुपए खाए जाते हो, तो आप देखिएगा कितने तादाद में ट्रक आवाजाही होती है। थानेदार और सिपाही उसको बाकायदा फ्लैग मार्क्स होते हैं, जैसे होता है ना कि आगे आगे किसी वीआईपी को छोड़ने जाते हैं, वैसे ही बजरी के ट्रक को छोड़ा जाता है और एस्कॉर्ट करते हैं।
हाँ, एस्कॉर्ट करके पैसा मिलता है इस एस्कॉर्ट का, ऐसे नहीं फ्री में कोई एस्कॉर्ट करता है, वहां तक छोड़ के आने का। देखिएगा कि बात बता रहे हैं, जो मुझे आप बात बता रहे हैं श्याम जी, ये तो बड़ी आंख खोलने वाली बातें हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए कि इस लिहाज से तो मुझे लगता नहीं कि बेखौफ जो है ये बजरी माफिया, इनका दुस्साहस टूट पाएगा, ये तो बढ़ता चला जाएगा, ये माना जा सकता है इसे। देखिएगा, ये देखिएगा कि 28 तो प्रकरण दर्ज भी हुए, 167 करोड़ रुपए की वसूली हुई। आप देखिए LNT से खुदाई करके बजरी होती है, आप एक ट्रक को 5 मिनट में 10 मिनट में भर करके चल दिया जाता है, क्योंकि एक रात में ठेका होता है कि यहाँ से 100 ट्रक जाएंगे, 200 ट्रक जाएंगे। बनास को छेद दिया, आप चंबल के एरिया को छेद दिया। आप देखिएगा जहां पर मैनुअल बजरी भरने की छूट है, वहां पर LNT लगाई जाती है, JCB लगाई जाती है। इस तरह से प्राकृतिक धरोहर को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है भूमाफिया और बजरी माफियाओं के माध्यम से, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाने का कारण क्या रहा। आप देखिएगा जिस तरह से पॉलिसी बनाने वाले को भी क्या है, आगे तक है। आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष खुद ये सारी चीजें होती है, उनको तो पता ही नहीं था। चलिए श्याम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरों का अंबार, मनोरंजन का संसार, नए युग का आगाज। आप देख रहे हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में बजरी माफियाओं का दुस्साहस किस कदर बढ़ता जा रहा है। आए दिन सुर्खियां बनती हैं
2 दिन चर्चा होती है, लेकिन उसके बाद वही डाक के 3 पात। ऐसा क्यों? अगर संरक्षण है तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी समझी जानी चाहिए, और कोई भी अगर इस तरह के दुस्साहस को सपोर्ट कर रहा है उसकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। चर्चाएं होती हैं, 2 दिन बाद में सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जरूरत की चीज है कि जिसको मकान बनाना है तो बजरी, सीमेंट, पत्थर, इससे वास्ता आपका पड़े ही पड़ेगा। और औने पौने दामों में कोई कैसे भी बजरी ले रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी लुटता भी नजर आ रहा है, वो ब्लैकमेलिंग में इस तरह से पिसता जा रहा है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में उसे खरीदनी पड़ रही है, और ये सब कब हो रहा है? प्रशासन, पुलिस, सरकारों की आंख के नीचे, नाक के नीचे, लेकिन को तोड़ नहीं पा रहा। मुद्दा हर बार बनता है, सरकार किसी की भी हो, अपोजिशन में जब भी होती है कोई भी पार्टी, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं तो मुद्दे गौण हो जाते हैं, यानी कि मायने बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के श्याम सुंदर शर्मा साहब अभी ब्रेक से पहले जो जिक्र कर रहे थे, सरकार कोई भी हो, लेकिन माफिया माफिया है, वह माफिया रहेंगे। अगर यही सब कुछ हालात रहे तो ये कहना बेमानी होगी कि इसकी कमर तोड़ देंगे। कमर तभी टूट सकती है, पुलिस के डंडे में बहुत जोर होता है। संविधान ने एक ताकत ऐसी भी बना करके रखी है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ होता है, कानून का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए डंडा भी बना होता है, और उस डंडे में बहुत ताकत होती है, बशर्ते कि आप उसको सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है कि चोर के पांव नहीं होते हैं, अगर सही तरीके से अगर उसे काम में लिया जाए तो इतना बड़ा दुस्साहस नहीं हो सकता है कि कोई भी किसी को रौंद के चला जाए, कोई किसी पे फायरिंग कर दे, कोई किसी पे पत्थर फेंक दे, कोई किसी को ये कहने का दुस्साहस करे कि आज आप यहाँ हो, कल नहीं मिलोगे। तो मुझे लगता है कि ये बेखौफ तभी होते हैं जब कोई ना कोई संरक्षण होता है। मैं एक बार जोशी साहब आपके पास वापस आना चाहूंगा। आपने कहा कि ड्राइवर को और एसडीएम को दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। बात ठीक है आपकी कि जब घटना इस तरह की होती जा रही है, बात केवल राजस्थान या जहाजपुर की नहीं है, देश में इसी तरह के हालात कई बार देखने को मिलते हैं। कई राज्यों में वहां के अधिकारियों के सामने इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन कई जुनूनी भी होते हैं कि नहीं, इसको पकड़ना है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि सरकार के एक मंत्री ने जब लाइन देखी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बजरे के बड़े बड़े ट्रोले और आरटीओ की गाड़ियां, उनसे वसूली चल रही थी। वहीं के वहीं उन्होंने रुकवाया, पैसे दिलवाए और बाकायदा उनको वहां से रिलीव करवाया गया। तो ये एक सड़क पे नजारे देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पार्टियों के कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती, हर पार्टी के पास में पहुंचती है। लेकिन प्राथमिकताएं क्यों बदल जाती हैं? प्रशासन की भी प्राथमिकता बदल जाती है। आप तो पुलिस ऑफिसर रहे हुए हैं, ऐसा लगता है कि अगर पुलिस के हाथ इतने मजबूत किए जाएं, मजबूत है, मैं ये नहीं कहता करने की आवश्यकता ही नहीं है, उस डंडे में बहुत ताकत है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है किस तरह का दुस्साहस हो कि कोई किसी को रौंद के चला जाए। योगेंद्र जी, एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे रखे हैं, सख्त आदेश दे रखे हैं, उसके बाद किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सब फेल हैं। एक दूसरे पर पहले तो तोहमत लगाते थे, अब तोहमत लगाना बंद कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं, जब सरकारें चलती हैं तो सरकारें बदलना, सरकारें गिराना, सरकारें चलाना, ये सब तो ये लोग कर लेते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले। इनसे बजरी माफिया नहीं रुक रहे। और बजरी माफिया कौन रोक रहा है? एक एसडीएम रोक रहा है एक ड्राइवर के साथ। पुलिस वाले नहीं है, खनिज विभाग वाले नहीं है। भाई ये कहां चले गए? पहले भी मुझे पता है कि ये निर्णय हुआ था कि संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। अगर एसडीएम है, मालिक होता है तो एसडीएम है, वहां के थानेदार हैं। अगर आपको ऐसा शंका है कि यहां मेरे इलाके में बहुत हो रही है तो आपको मना कौन करता है? आप एसडीएम है, आप कलेक्टर को, इसको थानेदार को साथ लीजिए, आप खनन विभाग को साथ लीजिए, कार्रवाई करिए। लेकिन इंडिविजुअली कार्रवाई करने से यह प्रतीत होता है कि या तो ये समझते नहीं है या इनको गंभीरताओं का पता नहीं है। इस तरह की आप देखिए, हालात देखिए कि कितनी घटनाएं घट रही हैं, कितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उसके बाद क्या एसडीएम साहब को पता नहीं है कि मैं ट्रैक्टर के पीछे जाऊंगा, कोई हादसा हो सकता है? इसी तरह से कई पुलिस वाले चले जाते हैं, एक सिपाही साथ लिया और चले गए, फिर सिपाही की पिटाई करते हैं, थानेदार की पिटाई करते हैं। बजरी माफियाओं का संरक्षण राजनीतिक संरक्षण के अलावा कोई दूसरा संरक्षण नहीं है। अगर राजनीतिक संरक्षण बंद कर दिया जाएगा तो अब पुलिस की जिम्मेदारी निश्चित कर दी जाएगी, तो एसडीएम और खनिज विभाग सब मिलकर बिल्कुल सख्त कार्रवाई कर सकते हैं।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माफ करना कभी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब इतनी बड़ी घटनाएं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये सरकारें इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं, तो गाइडलाइंस। मैं जोशी साहब एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं गाइडलाइंस नहीं कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, अगर सरकारें सही तरीके से, सही सलीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करती, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इच्छा नहीं होती है कि बीच में दखल दिया जाए। वह कॉग्निजेंस तब लेते हैं कि जब सरकारें बिल्कुल नजरअंदाज करना शुरू कर देती हैं। प्रकृति प्रेमियों ने वहां पहुंच के याचिका लगाई, उसके बाद में जवाब मांगा और हालात ये रही। सुप्रीम कोर्ट कभी बीच में नहीं आता है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, सरकार इतनी लाचार हो जाती। बड़ा सवाल तो यह है, सुप्रीम कोर्ट तो तब बीच में आता है कि जब जनता के हितों की रक्षा नहीं कोई कर पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान से वो पावर मिली हुई है कि न्याय का रास्ता बचता है तो आप ही को दखल देना पड़ेगा। और ये रेस्पेक्ट और एक खूबी है हमारे देश की कि अदालत जो फैसला देती है, अदालत के निर्देश से हम सब उसकी पालना भी करते हैं। तो ये तो सरकारों का फेलियर कहूंगा मैं इसे, कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। अगर प्रकृति को बचाने के लिए सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझती, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त निर्णय देता। बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो सरकारों को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ता है। फिर जब डिबेट होती है, चर्चा होती है कहीं पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो फिर उसमें सीमाओं पे चर्चा होती है कि सबकी संविधान ने सीमाएं तय कर रखी हैं। उसके बाद ऐसा क्यों? हरिमोहन योगेंद्र जी बैठे हुए एक नोटिस ले चुके हैं ये भी, इस बात किसी चर्चा का असेंबली के अंदर, राजस्थान विधानसभा में भी ये जो लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस जो है, इसकी चर्चा हुई थी। ये चर्चाएं तब हो पाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सरकारों की लाचारी जो है उसी की वजह से खौफ बढ़ता है और ये बेखौफ हो जाते हैं। चले इसी बीच, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिजोलिया में 5 जो खनिज प्लॉट्स हैं उन पे बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की वसूली के लिए उन्हें ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और वहां जाकर के बाकायदा छापा डाल करके कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं कार्रवाई को बहुत ही मजबूत कार्रवाई नहीं कहूंगा, ये कहूं कि इसे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। ये इलीगल अगर कोई माइनिंग कहीं पे भी हो रही, तो रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट अचानक जब एक ड्राइवर की मौत होती है उसके बाद में, या उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद में 1 करोड़ रुपए की आप शास्ति निकाल रहे हो, 5 जगह आप दबिश दे रहे हो। क्या एक ही दिन में हुआ सब कुछ ये? और एक ही जगह क्यों कार्रवाई? राजस्थान के अंदर प्रशासन नहीं है इतना कि कहां इलीगल माइनिंग हो रही है तुरंत उस पर छापे डाले जाएं। सिर्फ एक जगह 1 करोड़ रुपए की अगर देनदारी निकाली भी जाती है, तो मुझे लगता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में तुच्छ चीजें, एक खनिज माफिया इतने रिश्वत खिलाता होगा, एक माफिया। ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कहूंगा मैं इसे, जिसके लिए ये प्रशासन ये कहे कि देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई। कोई कार्रवाई नहीं है ये कार्रवाई कहूंगा ही नहीं इसको मैं। मालूम है किस तरह से पैसे बढ़ते हैं और किस तरह के हालात होते हैं। बात केवल राजस्थान की नहीं है, देश के सभी राज्यों में खनिज माफियाओं की हालत यही है। उनको मालूम है कि जेब गर्म होने के बाद में किस तरह से तेवर ठंडे पड़ते हैं। मुझे लगता है कि कमर तोड़ने की आवश्यकता है। और हमारे सभी समाज पे गहरा तमाचा भी है कि एक ड्राइवर उसका दुस्साहस देखे कि ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को, एक प्रशासनिक अमले का को अधिकारी अगर वहां पहुंचा हो और उसके ड्राइवर को इस तरह से हत्या करके चला जाए, एक आईपीएस को जो इस तरह से मार दिया जाए, आईएएस पे फायरिंग हो जाए, अगर सरपंच किसी के साथ जाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ के पटक दिए जाएं। ये मुझे लगता है कि खौफ तभी बढ़ता है कि जब हम लाचार होते हैं, और इस लाचारी के चलते अगर ये सब कुछ कम नहीं हो तो इसी तरह के हालात चलते रहेंगे। मैं जोशी साहब वापस लौटूंगा आपके पास में, लेकिन मैं हरिमोहन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। हरिमोहन जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो नजरिया बदल जाता है, जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो चीजें वही होती हैं कि बिल्कुल देखिए किस तरह का संरक्षण और क्या चीजें हालात हो रही हैं। मुझे बताइए कि मायने बदल क्यों जाते हैं जब मैनिफेस्टो तक में जिक्र होता है? सच्चाई के मायने बदलते नहीं है। मैं जो रेत माफिया वाली आपने जो चर्चा आरंभ की, इसके दूसरे पहलू को भी आप और हम देखें। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए वो ठीक है, लेकिन बजरी की जहां जहां जिन डेवलपमेंट वर्क में, मकान बनाने में, सरकारी काम में जो आवश्यकता है, तो उसका विकल्प ही नहीं है। और जब विकल्प नहीं है तो न तो विकास के काम रुक पाते हैं और न ये मकान बनाने के काम रुक पाते हैं। लेकिन सर ये तो सरकारों को पक्ष रखना चाहिए, सरकारों को पक्ष रखना चाहिए। सरकारों ने अपने पक्ष रखे,
मैं किसी समय में मैं दिल्ली में था जब सरकारें वहां पक्ष रख रखी थी, और वसुंधरा जी के टाइम पे भी रख रखी थी, जब बार बार में तारीखें बदलती थी हर हर पॉइंट पर। तो जो व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरण ठीक है, पर्यावरण की दृष्टिकोण से अभी कोरोना आया, सारी गाड़ियां बंद हो गई, पर्यावरण ठीक हो गया, तो क्या अपन इन गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे? क्या इन गाड़ियों का सड़क पर चलना बंद कर देंगे? पर्यावरण की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष भी तो वहां पर हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों के कारण ये भू माफियों की, ये रेत माफियों की जो एक गैंग बनी, वो इसलिए बनी कि जनता को उस चीज की आवश्यकता है, वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक कीमत में खरीदना चाहते हैं। तो भू माफिया ने एक षड्यंत्र रच के राजनीतिक दलों के अनेक लोगों का समर्थन लेकर के, सरकारी अधिकारियों का साथ जोड़ करके इसको एक कमाई का जरिया बना लिया। आम आदमी उससे पिट रहा है, ये तो लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आम गरीब जो मकान बना रहा है वो 10,000 5,000 के ट्रक का 50,000 दे रहा है, 2,000 की ट्रॉली के वो 15,000 दे रहा है। तो आदमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का विकल्प दिख नहीं रहा सरकारों को, और दिखता भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो उस विकल्प को भी आपको और हमको इस समस्या के समाधान करने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा कि इसका विकल्प ये है, आप इस रेत की जगह पर इस चीज को काम में लो। और जब तक विकल्प नहीं होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ईंट भट्टों की चिमनी से प्रदूषण हो रहा है, खनन करने से, बजरीके से आपके प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है कि नदियां फूली होती जा रही है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन सर दूसरी बात भी सुनिए, इसमें अभी भी लीगल वे में भी बजरी का खनन हो सकता है, पूरी संपूर्ण बजरी के खनन पर रोक नहीं है। आपको जो पट्टे दिए गए हैं, आपकी अगर कास्ट है, किसान के पास में जमीन अगर उसमें बजरी है, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन नदी के पास में जाकर के जो आप आराम से मजदूर के जरिए आप उसको भरवा सकते हैं, एक लिमिट होती है उसकी, उस तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तो जब जेसीबी और पॉकलेन लगा करके, टीएनटी मशीनें लगा करके और जिस तरह की स्थितियां बनाई, उसके बाद में इस तरह के हालात बने, जो सरकारों को खुद को निर्णय करना चाहिए था, वह सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। पर्यावरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट समय समय पे, चाहे दिल्ली के हालात हों, ये दखल देते रहे हैं और देना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है, और पर्यावरण बिगड़ने के कारण ही कोरोना जैसी और दूसरी समस्याएं पैदा हुई है, इसकी इनकार नहीं करते। लेकिन इस समस्या के व्यापक समाधान क्या हो? आप फरमा रहे हैं कि जिन खेतों में बजरी है, दिए हैं कुछ पट्टे, लेकिन वो खेत भी वो हैं जिनके पास से नदी निकली है, और उस नदी के बहाव से वो बजरियां उन खेतों में आई है, वो उनके साथ के साथ नदी का पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो व्यवहारिक रूप से जितना नदी से, जितना और दूसरी जगह से जो खनन जो रेत निकाली जा सकती थी, उतना कहीं भी उपलब्ध हो ही नहीं सकता। इसका कोई वैज्ञानिक विकल्प ढूंढना पड़ेगा, या कोई ऐसे फॉर्मूले ढूंढना पड़ेगा जिससे बजरी के स्थान पर ये ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब समस्याओं का ध्यान रख करके। ठीक है, लेकिन जो दुस्साहस की बात करिए, अपराध फिर भी इस तरह से फैलता चला जाएगा, सरकारों के पास में कोई वो नहीं है, सिर्फ लाचारी के बताते रहेंगे। बिल्कुल सही है, जो दुस्साहस की बात आप करते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे माइंस विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, इनका संयुक्त एक कॉम्बिनेशन है इन माफियों को पनपाने में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेदनापूर्ण ढंग से इस समस्या के वैकल्पिक समाधान के लिए चिंता अभिव्यक्त की है, यह आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, प्रशासनिक रूप से जो कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है, एक व्यापक जन समूह के सहयोग से इन भूमाफियाओं ने और सरकारी कर्मचारियों ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। और मुख्यमंत्री जी इस समस्या के समाधान के लिए अग्रसर हैं, लेकिन व्यापक रूप में इस समस्या का विकल्प, रेत का कोई विकल्प नहीं दिख रहा। इसलिए जनता का भी उस रेत को लेने के लिए इन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिल रहा है, ताकि उनके निर्माण काम नहीं रुके। तो मेरा निवेदन ये है, मैं इस भूमाफिया के इस बात से स्वीकार करता हूं, असलियत है, नग्गेपन में है, साफ दिख रहा है, और सभी राजनीतिक विचारधारा के लोग जो है ना, वो संबंध एक दूसरे से इन व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं, ताकि उनका सूर्यास्त किसी भी राज्य में नहीं होता है। हर राजनीतिक दल का पार्टी लेवल पे, सरकार के लेवल पे कभी अवगत नहीं कराया जाता। सरकार ऐसे लोगों को क्यों पनपा रहे हो? सरकार
को इन बातों के लिए अवगत भी है, लेकिन समस्याओं का व्यापक स्वरूप इतना बन गया कि उसमें भी सरकारों को भी एक असंभव सा लगता दिख रहा है मेरे हिसाब से कि क्या कार्रवाई की जाए और क्या कार्रवाई नहीं की जाए। ये तो एक बजरी माफिया है सर, ये तो एक बजरी माफिया है, ये तो एक बजरी माफिया है। इस तरह से शराब माफिया, नौकर माफिया, व्यवस्था सुधार अगर इस तरह से हावी होते चले जाएंगे तो चुनी सरकारें हाथ खड़ी करके बैठे रहेंगी। नहीं, कोई सरकार हाथ खड़ी नहीं करेगी और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के सामने ये सारी समस्याएं मजबूती से आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार की मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रशासनिक कुशलता माननीय मुख्यमंत्री जी में है, इस समस्या का समाधान करेंगे। भले ही समस्या कठिन है। श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक सवाल खड़ा किया था अभी, श्याम जी ने एक सवाल खड़ा किया था, हरिमोहन जी, श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक सवाल खड़ा किया था कि जब प्रतिपक्ष में कांग्रेस थी वसुंधरा जी के टाइम पे बात हो रही है, आप रहो ऐसे अनुभवी लोगों को अगर मुख्यमंत्री जी विधानसभा की कमेटियों में सिखाने के लिए रखेंगे तो निश्चित रूप से नए विधायक सीख पाएंगे। तो हो नहीं पा रहा है, कहीं जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर हो गई है क्योंकि देखिए जो बजरी माफिया है उनके पास इतना पैसा है, वो जिस तरह से खरीद पाते हैं ना, इसलिए मुख्यमंत्री लाचार हैं। कई स्थितियों में निर्दलीय विधायक है, बहुत सारे ऐसे विधायक है जिनको संबंध देना पड़ता है और कहना पड़ता है भाई छूट ले लो, क्योंकि उनको फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें इस प्रदेश में आपको देखिए, हमने चर्चा होते हुए देखी, बेबस होते हुए मुख्यमंत्री को विधानसभा में देखा। तो आखिर ऐसी स्थिति क्या हो गई? मुख्यमंत्री जी चाहे तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं उनकी भी, वो है, वो आप जो कह रहे हैं वो मजबूरी चाहे किसी की भी हो, मजबूरी किसी की भी हो। आपने एक बात कही अभी कि मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री पर इसी तरह से आरोप लगाते थे जब वो मुख्यमंत्री थी, इसका मतलब उनके नोटिस में सारी चीजें थी। उन्होंने कहा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और वो ऊपर तक गया पैसा, उन्होंने सीधा ऑन रिकॉर्ड हाउस में लगाया। मैं उस बहस में मौजूद था उस दिन। जी चलिए, मैं मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, आपकी सरकार के वक्त काफी हावी रहता था ये मुद्दा, कई बार अभी आपके अलायंस में जुड़े हुए हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आरोप लगाए, बहुत सारे एमएलएज ने लगाया, आपकी पार्टी के एमएलएज ने भी कहा कि साहब इस तरह से दुस्साहस बढ़ता जा रहा है बजरी माफियाओं का, और लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा। आप ही की पार्टी के एक विधायक जो टोंक से ताल्लुक रखते हैं, अब नहीं है, उस वक्त उन्होंने भी बड़ी आपत्ति के साथ में संगठन और सरकार के स्तर पर इस बात को लेकर के अवगत कराया, लेकिन हुआ क्या? ये मुझे लगता है सरकारें बदल जाती हैं लेकिन माफिया वैसे की वैसे स्टैंड करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, आम जन होने के नाते भी इस कदर दुस्साहस को अगर हम पनपाते रहेंगे, उन्हें सहन करते रहेंगे, तो ये तो बेखौफी और बढ़ती चली जाएगी और हम लोग इसी तरह से खौफ के साए में चलते रहेंगे। सरकारों के पास में एक बस ये कहेंगे जवाब देने के लिए कि हाँ बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या करें अभी इनका, ऐसा कैसे होगा? और मदन जी, पहले तो मैं श्याम सुंदर जी भाई साहब को जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको गुलाबचंद कटारे वो नहीं बोल पाए विधानसभा में, प्रतिपक्ष के नेता वो जवाब नहीं दे पाए ढंग से इस मामले में। नहीं, वो देखिए विधानसभा में कभी कई परिस्थितियां होती है कि उसकी समय सीमा निर्धारित होती है और फालतू कोई बीच में टोका टोकी करना भी ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं बोले थे। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए आपने एक आरोप लगाया था ना वसुंधरा जी पर कि वो कैलाश जी मेघवाल को क्यों बदला गया। देखिए सीनियर मोस्ट एमएलए थे वो, राजस्थान की विधानसभा में सबसे सीनियर, कई बार सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, इसलिए मंत्रिमंडल का फेरबदल करना ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार होता है, इसमें उसको बजरी से कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, मैं हरिमोहन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए बजरी कारखानों में यानी क्रशर में पैदा हो सकती है, बशर्ते कि उसमें सब्सिडी दी जाए, उसको सस्ती किया जाए। चलिए वो ठीक है अरुण जी, लेकिन मेरी लाचारी वाले सवाल का जवाब दीजिए एक बार। मैं वही आपको बता रहा हूं। नहीं, कोई लाचारी नहीं है, ये लाचार वो सरकार होती है जो कई लोगों को जोड़ना चाहती है, अल्पमत की सरकार होती है वो लाचार हो सकती है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो लाचार नहीं हो सकती है, उसको कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, सरकार है हरिमोहन जी, इसमें एक बात यह है कि पर्यावरण को ऐतराज कब होता है? देखिए किसानों को ऐतराज है, क्योंकि जब बजरी नदी में से हट जाएगी तो पानी रुकेगा नहीं, अंदर नहीं जाएगा, तो किसानों के कुएं जो हैं वो रिचार्ज नहीं होंगे। इसलिए तय किया गया कि 2 मीटर से अधिक बजरी खनन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और सरकार ने भी इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। जब ये पॉकलेन के जरिए और जेसीबी के माध्यम से बहुत गहरा खड्डा खोद देते हैं तो किसानों को ऐतराज होता है, अदरवाइज तो इतनी बजरी लेने का और छूट है।
अब मैं एक निवेदन आपसे करूं, देखिए सरकार को नीतियां सही बनानी चाहिए, सरलीकरण करना चाहिए। बजरी खनन का सरलीकरण करोगे तो अवैध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जो अवैध करता है उसको कठोर दंडित किया जाना चाहिए, चाहे राजनेता हो, पुलिस कर्मी हो, अधिकारी हो या कोई भी खनन करता हो, कठोर से कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो आज उसको और वो जो ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया गया तो उसकी डेड बॉडी घर बाद में पहुंची होगी। पहले मैं सोचता हूं कि ट्रैक्टर चलाने वाले की जमानत हो गई होगी, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। मैं सोचता हूं इसको, हाँ मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो आज ये दुर्घटना बता दोगे, आप जानते हो ना 304A क्या होता है? 304 यही तो है कि लापरवाही से वाहन चलाना नहीं बनेगा। देखिए दुर्घटना का नहीं बनेगा, दुर्घटना का नहीं बनेगा। मैं वही बात बताऊं, देखिए क्या लाभ मिलेगा आपको, वकील है, आप जानते हैं, कानून के जानकार हैं, आगे जाकर के क्या स्थितियां बनेगी वो आपको पता है कि कोर्ट के अंदर फेस करना पड़ता है, वहां कैसा बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है, ये आपको सब पता है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसको सरल करना चाहिए और नीतियां ऐसी बनाओ कि जो एक्सपर्ट्स हो, जो जाके कोर्ट में रुके नहीं, कोर्ट में फेल नहीं हो। क्यों कोर्ट में बार बार तारीखें बदलती जाती है? क्योंकि आपके अधिकारी ने उसमें लेकुना रख दिया, उसमें कमी रख दी, जिसका फायदा उठा करके और सामने वाले के वकील। और जो देखिए एक बार भी आप समझते हैं कि ज्यादा पैसा कौन खर्च कर सकता है? सरकार तो ज्यादा पैसा खर्च करेगी नहीं, माफिया बहुत अधिक पैसा दे सकता है, बड़े से बड़े वकील वो खड़ा कर सकता है। तो आपका वकील उस समय और ढीला पड़ जाता है, हो सकता है कि वो मैनेज भी हो सकता है। ये परिस्थितियां बनती है जिसके कारण से सरकार फेल हो जाती है। और इसको कठोर प्रावधान इसमें किए जाने चाहिए दंड का, और बजरी की जो नीतियां हैं उसका सरलीकरण होना चाहिए, तब जाकर के और ये अवैध खनन नहीं होगा। मैं फिर से आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हरिमोहन जी अनुभवी है, क्यों नहीं ये वर्तमान सरकार इनका उपयोग लेती है? ये श्याम सुंदर जी शर्मा है, कौन सी सरकार लेती है? राठौड़ साहब, माफियाओं के खिलाफ मुझे कोई एक उदाहरण दे सकते हैं कि फला सरकार ने किसी वरिष्ठ का या किसी अधिकारी को बिल्कुल फ्रीडम दी है कि आपको हम मुस्तैद कर रहे हैं और जाके कमर तोड़ दीजिए उसकी? मुझे एक सरकार को उदाहरण बता दीजिए कि पर्टिकुलर इस ऑपरेशन कौन सी सलाह लेते हैं? हमने की, वसुंधरा जी ने अशोक सिंह भी जैसे को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। ये कोई कम बात नहीं है, ये पहली बार हुआ है राजस्थान की सरकार में सीएम लेवल के अधिकारी को गिरफ्तार करके अंदर। उसके अलावा एक्सपर्ट्स को बिठाया है, बड़े बड़े वकीलों को इसमें बिठाया था। ये हरिमोहन जी अभी बता रहे थे कि ये खुद जब दिल्ली में थे और जब उस समय पैरवी हो रही थी, और किस प्रकार की पैरवी हुई, होता है पैरवी करना पड़ता है और पुरजोर तरीके से पैरवी करना पड़ता है, तब जाकर के और कोई ना कोई सरलीकरण होता है। अब मैं बताऊं आपको, ये वसुंधरा जी के समय तय हुआ कि अपने खेत के अंदर यदि कोई लीज लेना चाहे तो उसको लीज धारक, तो ये खेत का जो मालिक है उसको लीज आवंटित की जा सकती है। ये पहली बार हुआ ना, इससे पहले तो नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ नीतियां बनानी चाहिए जिससे जाकर के और सरलीकरण हो, ताकि आम आदमी की। अब आप नरेंद्र भाई मोदी ने तय कर दिया कि हर आदमी को मकान बनेगा, हर आदमी को घर मिलेगा और घर के लिए पैसा जारी होगा। केंद्र सरकार ने पैसा रिलीज भी कर दिया, अब मकान बनेगा कैसे जब आपको? तो बहुत बढ़िया बात है सर। सवाल ये है कि मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए देने के लिए भी कहा था, 15 लाख रुपए देने के लिए भी कहा था मोदी जी ने। कहने का क्या? आप यदि उस विषय पर डिबेट में आना चाहेंगे तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। उस पे अलग करो। आज इस रेट में आज इस रेट पे रखो, इसको प्रधानमंत्री जी को बताओ। आज इस रेट पे रखे प्रधानमंत्री जी को बताओ। पैसा पहुंचा दिया, ये आपको पता होगा। मोदी जी ने किसान के खाते में पैसा पहुंचा दिया, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार ने कांग्रेस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दोनों सरकारें राहत दे रही है, दोनों सरकारें राहत दे रही है, लेकिन आप तोड़िए। अमित शाह जी ने कहा 40 करोड़ लोगों के पास 53,000 रुपया दिया। अमित शाह जी ने कहा करना चाहूंगा, जिन्होंने सुझाव देने की जरूरत है, आपस में छींटाकाशी करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के चिकने उतारने की जरूरत नहीं है। सहर गर्मी सुबह दो ऐसे सुझाव दो जिससे जनता का भला हो सके। मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। सिर्फ जन टीवी की ओर से गुजारिश ये है कि अगर कहीं कोई इस तरह का दुस्साहस बढ़ रहा है तो उसे तोड़ना चाहिए। एक जिम्मेदारी के साथ में हम लोग ये कह सकते हैं
कि ये दुस्साहस का ही परिणाम है कि एक ड्राइवर बेखौफ होकर के एक दूसरे सरकारी चालक को कुचल दे। वो लापरवाही हो सकती है, कुछ भी होगा, लेकिन जब सामने आदमी दिख रहा है और वो कुचल करके फरार हो, घटना पहली नहीं है, इस तरह की घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं। अब पहले की घटनाओं से अगर कोई किसी अंजाम तक नहीं पहुंची, वो कोई नजीर नहीं बन पाई, तो इसी तरह से इस तरह का दुस्साहस बढ़ता चला जाता है। अभी भी वक्त है, कमर तोड़िए उस माफिया की जो इस तरह से पनप रहा है और प्रदेश पे, देश पे कलंक लगा रहा है। निश्चित रूप से जरूरत की चीज है, लेकिन ये कहकर के हम लाचारी नहीं बरत सकते या जाहिर कर सकते कि क्या करें, कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत कुछ हो पा रहा है। संविधान ने आपको ताकत दी है, एहसास करिए उसका, और शर्म करनी चाहिए उन लोगों पर जिनकी जिम्मेदारी है और कहें कि बिल्कुल ये आज होगा कल होगा। अगर आज एक जगह कहीं पे छापा डाल करके आप पैसे वसूल कर लेंगे, लेकिन इससे ये खौफ खत्म नहीं होगा। जरूरत अब इसी बात की है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक कमर टूटनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।